गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री को, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है। तो आज हम लोग इसको शॉर्ट्स नोट्स के रूप में देखेंगे। इससे पहले मैं जो बुक वाले चैप्टर को अपने वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग अगर पहले बुक वाले चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद अगर शॉर्ट्स नोट्स को देखिएगा तो ये जो है ना ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोगों को। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए, पर मेरे हिसाब से अगर पहले चैप्टर बुक वाला पढ़ लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उसका ही पड़ताल इस चैप्टर में करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है तो उसको पहले सुन लेते हैं। इसमें हम लोग को हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद विदेशी शब्द का जो अर्थ क्या होता है उसको देख लेंगे। उसके बाद भूगोल वेता अल इद्रिसी कौन है तो एक भूगोल वेता है, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर इतिहास जो है इतिहासकारों के जो है स्रोत किस प्रकार के हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद एक वंश है राजपूत, तो राजपूत जो है किस प्रकार आया और उसका जो राजपूत का अर्थ क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नए और पुराने धर्म को देखेंगे। उसके बाद क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देखेंगे। फिर हिंदू धर्म के बारे में देखेंगे और समय और इतिहास के कालखंडों का विचार देखेंगे। तो ये है 10 या 9-10 जो है टॉपिक है, इसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया तो मिन्हाजे सिराज ने। इस नाम को याद रखिएगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया तो मिन्हाजे सिराज ने 13वीं सदी के दौरान किया। मैं बार बार इसलिए बातों को रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के दौरान ही चीज़ें जो है याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार शब्दों को दोहराती हूँ। उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान शब्द से इनका तात्पर्य क्या था। मिन्हाजे सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया था तो हिंदुस्तान शब्द से क्या तात्पर्य था तो हिंदुस्तान शब्द का मतलब था इनका पंजाब क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र एवं गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसका क्या तात्पर्य था, हिंदुस्तान शब्द से क्या कहना चाहता था मिन्हाजे सिराज, तो कहना चाहता था कि पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है वो हिंदुस्तान है, हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है वो भी हिंदुस्तान है एवं गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था हिंदुस्तान शब्द का तात्पर्य। तो हिंदुस्तान शब्द को 13वीं सदी में किसने कहा तो मिन्हाजे सिराज ने, इसको याद रखना है। और इसका तात्पर्य क्या था तो पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और गंगा यमुना का क्षेत्र। तो ट्रिक से याद रखिएगा, पंजाब जो है रिलेटेड किससे हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा, उसके बाद गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाकों से था। मिन्हाजे सिराज 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज हिंदुस्तान को हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम लोग हिंदुस्तान को किस रूप में जानते हैं कि वो जो है राष्ट्र है, राष्ट्र राज्य भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद देखते हैं और पॉइंट्स को। मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जो दिल्ली के सुल्तान जो था उस टाइम, उसके अधिकार क्षेत्र में जो आता था, उसी के लिए मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में इसका प्रयोग किया है, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र के लिए। मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो 16वीं सदी के आरंभ में जो थे बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और जो मिन्हाजे सिराज किया था वो 13वीं सदी में। इसको याद रखना है कि 13वीं सदी में मिन्हाजे सिराज ने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इससे तात्पर्य है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके। उसके बाद 16वीं सदी में कौन किया तो 16वीं सदी में किया बाबर। 16वीं सदी में कौन किया बाबर, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के, इसका अर्थ क्या होता है हिंदुस्तान शब्द जो दिया बाबर, तो इसके अनुसार क्या था तो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। 13वीं सदी में तो मिन्हाजे सिराज ने किया कि पंजाब, हरियाणा एवं गंगा यमुना के बीच स्थित जो है इलाके जो है हिंदुस्तान है। और इसका 16वीं सदी में किसने किया तो बाबर ने। तो बाबर के अनुसार क्या था हिंदुस्तान शब्द तो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में है एक नोट
क्या है, हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान जो शब्द है दक्षिण भारत के समावेश में इसका यूज कभी नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, विदेशी शब्द का जो अर्थ, विदेशी मतलब क्या होता है, तो विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति को क्या कहा जाता था इस काल में, तो इस काल में विदेशी कहा जाता था। याद रखना है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो वह विदेशी कहलाता था। तो किसी गाँव में जो है कोई अनजान व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति जो है समाज या संस्कृति का अंग नहीं है, उस समाज का या उस संस्कृति का अंग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विदेशी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, तो परदेशी, और फारसी में कहा जाता है अजनबी। तो विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है कि एक ही लाइन याद रखना है बेसिकली, कि विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, अनजान व्यक्ति, जो उस समाज का ना हो और उस समाज का जो संस्कृति का अंग ना हो वह विदेशी है। तो अनजान व्यक्ति को इस काल में क्या कहा जाता था, तो विदेशी कहा जाता था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भूगोल वेता अल इद्रिसी के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। भूगोल वेता अल इद्रिसी 12वीं सदी में इसने दुनिया का एक नक्शा बनाया। 12वीं सदी के दौरान इन्होंने जो है दुनिया का एक नक्शा बनाया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समूह तक दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को किस प्रकार दिखाया गया है, तो भूमि से समुद्र तक, भूमि से समुद्र तक। तो अल इद्रिसी महोदय ने क्या कौन सा काम किया, तो अल इद्रिसी जो महोदय है वो एक भूगोलवेत्ता है। पहले तो ये याद रखना है कि अल इद्रिसी जो है एक भूगोलवेत्ता है, और इन्होंने 12वीं सदी में इसने दुनिया का एक नक्शा बनाया, दुनिया का जो एक नक्शा बनाया। उस टाइम बहुत ही कठिन था नक्शा बनाना, तो इसका जो फोटो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं। 12वीं सदी में जो है एक नक्शा बनाया, किसने, अल इद्रिसी ने, और वह जो है भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समूह तक दिखाया गया। और ये कब बनाया था, तो 1154 में बनाया गया था। तो ये डेट जो है बुक में दिया गया है, आप लोग हो सके तो इसको याद रखिएगा कि 1154 में बनाया भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने दुनिया का एक नक्शा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इतिहासकारों का स्रोत। तो किस प्रकार इतिहासकार अपना स्रोत खोजते थे, तो क्या क्या इनका स्रोत था, तो देखते हैं। इतिहासकार के स्रोत सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब होता है भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। इतिहासकारों का क्या क्या स्रोत था, तो सिक्का था, शिलालेख था, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की कला जो थी, तथा लिखित सामग्री, यह सब क्या था, इतिहासकारों का स्रोत था। उसके बाद नोट में एक चीज़ बताया गया है कि नस्तलिक लिपि मतलब क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखना। बाईं ओर से दाईं ओर लिखना क्या है, हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं। पर नस्तलिक लिपि में क्या था कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था, और सिक्कस्त लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। तो इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि नस्तलिक लिपि मतलब क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर नस्तलिक लिपि होता है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से दाईं ओर। उसके बाद सिक्कस्त लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह किस प्रकार है, तो इस काल में 700 से 1750, इस काल में जो है, काल का क्या तिथि है, तो 700 से 1750 तक जो है अलग अलग परिवर्तन हुए। प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेय शास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा था। उसके बाद देखते हैं इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। तो एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम बोली भी थी कि इसको याद रखना। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान क्या क्या आई, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। तो इसको याद रखना है कि इस उपमहाद्वीप में जो है किस प्रकार के खान पान में परिवर्तन आया, तो आलू आया, मक्का आया, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग इसको किस तरह याद रखेंगे कि हम लोग सुबह उठ के पढ़ने बैठते हैं तो क्या पीते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद जब नींद लग जाता है तो मिर्च ले लेते हैं, और आलू तो डेली बेस में स्टूडेंट खाता ही है, और एक है मक्का। तो इसको याद रखना है कि चाय, कॉफ़ी, मिर्च, आलू, मक्का। उसके बाद याद रखते हैं हम लोग क्या, राजपूतों को। तो राजपूतों के बारे में क्या बताया गया है, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय जो था जिसका नाम राजपूत था। तो राजपूत का अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। यह होता है राजपूत का अर्थ, राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम जो है योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। उसके बाद क्या हुआ, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा
और सामंत वर्ग ही नहीं है आते थे। इसके जो अंतर्गत थे, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। क्या है कि इस राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा नहीं आता था, सामंत वर्ग ही केवल नहीं आता था, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे जो अलग अलग शासकों की सेवारत करते थे। और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में क्या बताया गया है, इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने, गयासुद्दीन का काल कितना था, 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे फिर से प्रशस्ति आया। प्रशस्ति मतलब क्या होता है, प्रशंसा। प्रशंसा जो प्रशस्ति होती है कि राजा का प्रशस्ति है, इसका प्रशस्ति है, तो उसमें क्या लिखा जाता था, तो प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा, गुण, वखान, यह सब किया जाता था प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, ये किसी की तारीफ में, किसी की प्रशंसा में लिखा गया किताब, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है। तो संस्कृत प्रशस्ति में गयासुद्दीन तुगलक को क्या बताया गया था, एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। और गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था 1266 से 1287 तक था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट को, जो पूर्व में गयासुद्दीन तुगलक जो है पूर्व में बंगाल जो गौड़ के नाम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इसका साम्राज्य था गयासुद्दीन बलबन का, तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नए और पुराने धर्म। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। तो सामूहिक मतलब या दैविक तत्व मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। किसी दैविक तत्व में सामाजिक आस्था यानी धर्म जो है प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होते गए। हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। तो क्या क्या बदलाव हुए थे, इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं का पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना, और समाज में पुरोहितों को जो है ब्राह्मणों के रूप में देखना, और इसका बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता इत्यादि, यह सब परिवर्तन जो आया इसी काल में हिंदू धर्म में। उसके बाद देखते हैं समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार। तो इसमें क्या बताया गया है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। तो किस प्रकार देखते थे कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाता था, तो समय का अध्ययन जो है कुछ आसान हो जाता था। तो इस पॉइंट को जो है याद रखना है, पेडागोगी वाले प्रश्न में ये जो है पॉइंट पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। तो ये है जो जनवरी वाले इसमें 2024 में जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था, तो अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, तो 3 खंडों में, 3 युगों में बांटा गया है। तो नंबर 1 है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो 3 खंडों में बांटा गया है अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार। तो वो क्या क्या है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम जो था तो हिंदू जो जनसंख्या थी, बहुत बहुल जनसंख्या थी, मुस्लिम भी बहुत अधिक थे। उसके बाद किसका नंबर आता है, ब्रिटिश का। तो इसको याद रखना, इसको 3 भागों में बांटा है अंग्रेज इतिहासकारों ने। तो क्या क्या, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सीटेट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो क्या है, 15 दिसंबर। इसको बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि 15 दिसंबर के अंदर हम लोग को सब याद करना है। एसएसटी में जो है 40+ मार्क्स लाना है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर करने से क्या होता है कि वीडियो दूसरे के पास पहुँचता है तो दूसरों की भी हेल्प होती है। यह पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, तो सब एग्ज़ाम पास करें, ऐसा आप लोग मन में लेके चलिए कि सबका भला हो, सबको एग्ज़ाम पास करें। क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो एसएसटी के लिए अपार कंटेंट है, तो उसको नहीं पढ़ना, बस आप लोग को हिंदी जो एनसीईआरटी पढ़ना है, उसका शॉर्ट नोट्स आपको देख लेना है और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो आप लोग का एसएसटी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए राजा और उनके राज को, जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7 की एनसीईआरटी की। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है नए राज्य, राजा
और उनके राज्य, नए राजा और उनके राज्य चैप्टर का नाम है। तो हिस्ट्री नोट से क्लास 7 की चैप्टर 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राजवंशों के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें बड़े बड़े भूस्वामी को जो सामंत और मातहत कहा जाता था उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे महामंडलेश्वर किसको कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था, 400 कर का मतलब क्या होता है, वेट्टी कर क्या होता है, चोल राज्यों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, साम्राज्य और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, और भूमि के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के भूमि जो दान में दिए जाते थे उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और एक जो बेल्लाल होता है जो तमिल के बड़े क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता है, बेल्लाल, उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। नए राजा और उनके राज्य, 7वीं एवं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश। तो इसमें कौन कौन आते थे, तो इसमें आते थे पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चौहान चोल वंश। ये सब जो आते थे 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत ये सब आते थे। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि कलहन, कलहन क्या है, कलहन कौन है, तो राजतरंगिणी के रचयिता थे। कलहन कौन थे, तो राजतरंगिणी के रचयिता थे। यह एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है। यह कविता के रूप में है, यह जो है रजतरंगिणी कविता के रूप में है और इसके रचयिता कौन है, तो कलहन महोदय है इसके रचयिता, जिसमें जो कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जो पॉइंट्स है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर ली थी, इसको याद रखिएगा। तो कलहन कौन है, तो कलहन है एक संस्कृत ग्रंथ के लेखक जो है रजतरंगिणी। रजतरंगिणी में क्या बोला गया है, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है और यह किस रूप में है, तो कविता के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नए राजवंशों का उदय। तो किस प्रकार से नए राजवंशों का उदय हुआ, तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को क्या कहा जाता था, सामंत या मातहत कहलाते थे। उसको याद रखिए कि मातहत है, महामंत नहीं है, मातहत है। इसको पढ़ते टाइम को भी कन्फ्यूज़न होता था, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो है सामंत या मातहत कहलाते थे। उसके बाद बताया गया है राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो 7वीं सदी आते आते जो है उपमहाद्वीप में जो विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामियों और योद्धाओं एवं सरदार अस्तित्व में आ चुके थे और इनको क्या कहा जाता था, तो सामंत का जो है मान्यता इन्हें प्राप्त होता था या मातहत का जो है इनको जो है राजा लोग जो है प्राय अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता इसको मिलता था। उसके बाद आगे पॉइंट्स को देखते हैं। तो मातहत और सामंत क्या है, तो बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदार सामंत या मातहत कहलाते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ पॉइंट्स है। इनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए तथा उन्हें जो है सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को क्या महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। तो महामंडलेश्वर क्या है, तो महामंडलेश्वर है से तात्पर्य है कि पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित करना, पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित करना, उसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो महामंडलेश्वर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना और एक हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है करवाया था चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ जो थे। तो इसको याद रखना। उसके नोट में क्या बताया गया है, एलोरा गुफा के बारे में। एलोरा गुफा के बारे में क्या बताया गया है एनसीईआरटी में, तो एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो एनसीईआरटी बुक में एक चित्र दिया गया है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो क्या है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को जो है नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2, तो उसमें एक फोटो दिया गया होगा, आप लोग जाके देख भी लीजिएगा। उसके राज्यों में प्रशासन किस प्रकार चलता था,
तो राज्यों में प्रशासन, नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा तथा त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों का स्वामी खुद को घोषित करने लगा था। क्या राजा लोग अपने को घोषित करने लगा था? तो महाराजाधिराज मतलब क्या होता है कि राजाओं के राजा। उसके बाद दूसरा है त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी खुद को घोषित करने लगा था यहाँ इस काल में राजा लोग। उसके बाद बताया गया साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 400 कर। 400 कर मतलब क्या होता है, इसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है कि 400 कर इस कर से तात्पर्य है तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक बार उल्लेखित कर है वेट्टी। तो आगे हम लोग वेट्टी को भी जानेंगे कि वेट्टी कर क्या होता है। तो 400 कर का क्या मतलब है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, तमिलनाडु में जो शासन कर रहे थे उस टाइम चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिले। विभिन्न करों के लिए जो 400 से अधिक शब्द जो मिले हैं, इसमें तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में मिले हैं। ये विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक बार उल्लेखित किसका है? तो वेट्टी कर का। तो वेट्टी कर क्या है? तो चलिए देखते हैं इसको। वेट्टी कर से सीटेट में प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। वेट्टी कर मतलब क्या होता है कि वेट्टी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। वेट्टी कर का बेसिकली वेट्टी कर के लिए क्या याद रखना है कि नगद के बजाय जो है जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? वेट्टी कर क्या था कि ज़बरदस्ती जो कर लिया जाता था, जिसमें कर नहीं लगना चाहिए, जो उचित नहीं होता था, उसमें भी कर लाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? वेट्टी कर जो है जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमई यानी कि भू राजस्व थे। इसको याद रखना है। तो किस किस चीज़ों में कर लगते थे, इसको हम लोग देखते हैं। मकान का छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर के पेड़ या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल जो करते थे, इसमें भी लगता था कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो देखिए कौन कौन से कर लगते थे। आजकल का सरकार तो ऐसे ही बदनाम है टैक्स के लिए। पहले देखिए कितना टैक्स लगता था कि मकान का अगर छजान कोई डालता है तो उसमें भी कर लगेगा। खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए अगर सीढ़ी का उपयोग करता है तो उसमें भी कर लगता है। पारिवारिक संपत्ति के लिए जो उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी कर लगता था, इत्यादि करों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चोल राज्य के बारे में। तो चोल राज्य के बारे में क्या बताया गया है एनसीईआरटी में? तो चोल राज्य कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से गांव के मुखिया परिवार की सत्ता थी। चोल वंश क्या थी? तो चोल वंश कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। उसके बाद इसमें बताया गया है वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया था। तो इसको याद रखना है कि चोल राज्य कैसे स्थापित हुआ था। तो कावेरी डेल्टा के मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की जो है सत्ता थी। उसके बाद क्या बताया गया इसमें? राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। तो इसको याद रखना है कि राजराज प्रथम जो था ये चोल शासक थे, तो सबसे शक्तिशाली शासक थे चोल वंश का, तो राजराज प्रथम था। 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो याद रखना है राजराज प्रथम, और उसके पुत्र कौन थे? राजेंद्र प्रथम, जो बाद में इनकी नीतियों को इन्होंने जारी रखा, उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद देखते हैं इसमें जो मंदिरों का निर्माण होता था, तो भव्य मंदिर और काश्य मूर्तिकला, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगेकाट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थी, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। तो मंदिर का जो निर्माण होता था, तो मंदिर का निर्माण सिर्फ पूजा आराधना के लिए ही नहीं होता था, वे जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बनते थे।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि एवं सिंचाई को। तो कृषि एवं सिंचाई में क्या बताया गया है, तो कृषि एवं सिंचाई चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। तो कृषि और सिंचाई का भी आरंभ इस युग में हो गया था। चोलों की कई उपलब्धियां जो थी कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हो पाई। उसके बाद साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी सिंचित खेती से बहुत समृद्ध हो गई थी। उड़ जो है किसानों की बस्तियां है जो उड़ कहलाती थी। किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, तो उड़ कहा जाता था। इससे सीटेट प्रश्न पूछी भी है, आप लोग याद रखिएगा। किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, तो उड़ कहा जाता था। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को बोलती हूँ, क्योंकि सुनने से जो प्रश्न ज़्यादा बार सुनिएगा तो प्रश्न जो है ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता है, तो उड़ कहा जाता है। इस तरह के गांव को नाडू कहा जाता था, जिसमें जो है उड़ किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था, जहाँ जो है सिंचित खेती से बहुत समृद्ध हो गई थी। जहाँ जो है सिंचित खेती से जो बहुत समृद्ध गांव हो गई थी। तो इस तरह के गांव को जो बहुत समृद्ध गांव थे उसको क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। इसको याद रखिएगा कि जो समृद्ध बस्तियाँ थी, सिंचित खेती जहाँ होते थे, इस तरह के गाँव को क्या कहा जाता था, तो नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू क्या करते थे, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो नाडू और ग्राम परिषद का काम जो था थोड़ा सेम था। तो ये क्या करते थे, न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो याद रखना है उड़ नाडू क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेल्लाल के बारे में। तो वेल्लाल क्या है, तो वेल्लाल है तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। तो वेल्लाल से याद रखना है बेसिकली आप लोगों का कि वेल्लाल है क्या, तो वेल्लाल तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो वेल्लाल कहा जाता था। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज का अच्छा नियंत्रण था। तो वेल्लाल जाति के जो धनी किसान को है केंद्रित चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज का अच्छा नियंत्रण था। इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट्स को। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान को क्या कहा जाता था, तो मुवेंद वेलन कहा जाता था। अड़ियार मतलब होता है प्रधान जैसी उपलब्धियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। तो इसमें याद क्या रखना है आप लोगों को कि मुवेंद वेलन क्या है, तो धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन का उपाधि दिया था। तो मुवेंद वेलन मतलब क्या होता है, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले किसान। और अड़ियार भी एक उपाधि है। तो इसमें जो प्रधान अड़ियार मतलब क्या होता है, तो प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ब्राह्मणों को समय समय पर जो है भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट्स को देखते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। कहाँ, तो कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में। और नगरम से क्या तात्पर्य है, तो नगरम मतलब होता है बड़े बड़े व्यापारी। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी, जो बड़े बड़े व्यापारियों के संघ है वो क्या कहलाते हैं, तो नगरम कहलाते हैं। वह भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। उसके बाद इसमें बताया गया इस चैप्टर में भूमि के प्रकार को, तो इसको आप लोगों को रट जाना है क्योंकि सीटेट इससे बहुत बार प्रश्न पूछिए। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। भूमि के प्रकार, तो भूमि के प्रकार क्या है, तो वेल्लन बगई मतलब क्या होता है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था, तो वेल्लन बगई। ये जो है भूमि के प्रकार है। उसके बाद जो है दूसरा है ब्रह्मदेव से क्या तात्पर्य है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को जो है उपहार में भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था ब्रह्मदेव। उसके बाद तीसरी में है शाला भोग से क्या मतलब है कि किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, शाला भोग कहा जाता था। उसके बाद है देवदान या तिरुनमटककनी, इसको क्या कहा जाता था, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। उसके बाद है पल्ली चन्नम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, तो पल्ली चन्नम। तो इसको याद रखना है। ये सारे पॉइंट जो है सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये
लास्ट पॉइंट था, इसको हम लोग आज पढ़े। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, तो आप लोग नोट्स को जो एक बार पढ़ के सोचिएगा कि याद हो जाएगा सारी चीज़ें, तो यह पॉसिबल नहीं है। वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, या फिर इसको आप लोग कॉपी में भी उतार के पढ़िएगा, तो ये जो है जाना ज़्यादा जो है बेनिफिट करेगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, तो साम्राज्य का प्रशासन के बारे में भी सीखे कि किसानों की बस्तियाँ जो है वो क्या कहलाती थी, तो उड़ कहलाती थी। और इस तरह के गाँव को क्या कहा जाता था, तो नाडु कहा जाता था। जो समृद्ध गाँव हो जाता था जिसमें सिंचित खेती होने लगी थी, उसको नाडु कहा जाने लगा था। इन सब चीज़ों को याद रखना है। और वेलन वगैरह जो है गैर ब्राह्मणों को दी गई जो भूमि होती थी वो क्या होता था, वेलन वगैरह होता था। और देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। शालाभोग क्या होता है, तो किसी विद्यालय के रखरखाव को शालाभोग कहा जाता था। उसके बाद हम लोग वेल्लाल के बारे में जाने, तो वेल्लाल क्या है, तो बड़े भूस्वामी जो तमिल क्षेत्र में होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको वेल्लाल कहा जाता था। उसके बाद हम लोग इसमें 400 कर के बारे में पढ़े। आप लोगों को याद आ रहा है कि हम लोग 400 कर के बारे में पढ़े, तो क्या पढ़े, इसमें जो है तमिल में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से ये जो है शब्द प्राप्त होता है। 400 कर से भी ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख है उसका क्या नाम है, तो वेट्टी। वेट्टी कर क्या है, तो जबरन लिया जाता था। इसमें बहुत सारे कर, जो सीढ़ी इस्तेमाल करता था ताड़ के या खजूर के पेड़ में चढ़ने के लिए, उसमें भी टैक्स लगता था। मकान का छजान डालने पर भी टैक्स लगता था। संपत्ति का उत्तराधिकार अगर बनाना चाहता था तो उसमें भी कर लगता था। ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। तो आप लोग 7th की है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। जो दिल्ली को आज हम लोग करने वाले हैं 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। तो पहला जो टॉपिक है वो है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में क्या पढ़ना है, दिल्ली 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बन गया था। दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बन गया था। 12वीं सदी के दौरान ही दिल्ली क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है पहले राजपूत के काल में दिल्ली तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में रही। पहले जो थे दिल्ली, तो राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में था। 12वीं सदी में जो यह महत्वपूर्ण शहर बन गया दिल्ली, और पहले जो था दिल्ली तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में रही। उसके बाद जो है क्या बताया गया है, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। तो 12वीं सदी के मध्य में जो है तोमर को किसने परास्त किया, तो चौहानों ने परास्त कर दिया। और तोमरों तथा चौहानों के काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो किसके काल में जो दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना था, तो इसको याद रखना है, तोमर और चौहानों के काल में। और दिल्ली जो है तोमर राजपूत के अधिकार क्षेत्र में रही थी। इस सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंशों ने शासन किया। इसके कर्म को याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। तो पहला नंबर है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, और चौथा जो है सैयद वंश, और 5वां जो है लोधी वंश। तो क्या क्या है दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी। जो लोधी वंश का सबसे लास्ट शासक था वो था बहलोल लोधी। तो आप लोगों को यह याद रखना है इसका कर्म को। और 12वीं सदी के मध्य में ही जो तोमर को अजमेर के चौहानों ने क्या किया था, परास्त किया था। तोमर को किसने परास्त किया था, तो अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। और तोमर और चौहानों के काल में ही दिल्ली किस चीज़ का केंद्र बना था, तो दिल्ली जो वाणिज्य का केंद्र बना था। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को इस वीडियो के दौरान ही सब चीज़ याद हो जाए। उसके बाद देखते हैं, इस शहर में बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे जो समृद्धशाली थे। जैन व्यापारी क्या थे, तो बहुत ही समृद्धशाली जैन व्यापारी इस शहर में रहते थे। जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने ही जो है अनेक मंदिरों का निर्माण इस काल में करवाया। तो कौन थे, जैन व्यापारी, जो बहुत ही समृद्धशील व्यापारी थे, और इन्होंने जो है इस काल में मंदिरों का निर्माण करवाया इस शहर में, दिल्ली में। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली में जो है मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो जैन व्यापारियों ने, और जो है बहुत ही समृद्धशाली व्यापारी थे। यहाँ जो था एक सिक्का चलता था, उसका नाम क्या था, देहलीवाल। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देहलीवाल क्या है, तो एक प्रकार का सिक्का है। सिक्का का नाम क्या है, देहलीवाल। तो देहलीवाल जो है इसी काल में, देहलीवाल सिक्के जो है इस काल में बहुत ज़्यादा ढाले जाते थे और काफ़ी प्रचलन में भी था। तो याद रखना है कि इस टाइम कौन सा सिक्का चलता था, तो देहलीवाल, और ये जो बहुत प्रचलन में था। तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण में क्या पढ़ना है, तो सुबुक्तगिन जो कौन था, गजनी वंश का संस्थापक थे। सुबुक्तगिन जो थे गजनी वंश के संस्थापक थे। इसको याद रखना है कि गजनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो सुबुक्तगिन जो एक तुर्क शासक था। इसने ही भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क शासक बने। यह जो है भारत पर जो है
पहला तुर्क शासक बना जो आक्रमण किया था, तो कौन? सुबुक्तगीन। इसको याद रखना है कि पहला तुर्क शासक कौन था जो भारत में आक्रमण किया, तो वो कौन था? तो सुबुक्तगीन था। और इन्होंने ही जो है गजनवी वंश का स्थापना किया। गजनवी वंश का संस्थापक कौन है? तो सुबुक्तगीन। और भारत पर जो है प्रथम तुर्क जो है शासक जो आक्रमण किया वो कौन था? वो भी कौन था? तो सुबुक्तगीन था। इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इन सब पॉइंट्स में, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। बस बेसिकली याद रखना है कि सुबुक्तगीन कौन थे? तो गजनवी वंश के संस्थापक थे, और यही जो थे प्रथम तुर्क थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दूसरे सुल्तान को देखते हैं, तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है। मोहम्मद गजनवी के काल में ही जो सुल्तान की उपाधि धारण कौन किया था? तो प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी। तो प्रथम जो तुर्क शासक कौन जो धारण किया था उपाधि सुल्तान का, तो वो कौन था? मोहम्मद गौरी था। और जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है मोहम्मद गौरी को। तो याद रखना है बेसिकली इसमें क्या कि मोहम्मद सुल्तान की उपाधि जो है कौन धारण किया था? तो प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक में कौन कौन आते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया, ये सब जो थे प्रारंभिक तुर्क शासक थे। खिलजी वंश में कौन कौन आते थे? तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन आते थे और अलाउद्दीन, ये सब शासक जो है खिलजी वंश में आते थे। और तुगलक वंश में कौन आते थे? तो गयासुद्दीन और मोहम्मद फिरोज, ये सब जो है तुगलक वंश में आते थे। आप लोगों को जो वंश का क्रम में बताई थी, तो गुलाम वंश था पहले नंबर पे, उसके बाद कौन था? खिलजी वंश था, फिर था तुगलक वंश, फिर था सैयद वंश और फिर लोदी वंश। तो ये सब शासक जो है इसी वंश से रिलेटेड थे। तो फिर देखते हैं हम लोग सुल्तानों के अधीन दिल्ली। सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली था तो किस प्रकार से था? तो सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली था, इतिहास में जो है तारीख जो है एक वचन है, और त्वारिख क्या है? तो बहुवचन है। एक वचन के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था? तो तारीख। और बहुवचन के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था? त्वारिख। इस चीज़ को याद रखना है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, तो उस टाइम जो सुल्तानों की जो भाषा थी क्या थी? तो फारसी थी। इसको याद रखना है कि भाषा क्या थी? तो फारसी। और फारसी में ही जो है त्वारिख का मतलब बहुवचन के रूप में होता है। और उसके त्वारिख के लेखकों के बारे में कुछ जानते हैं। त्वारिख के लेखक सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो त्वारिख के लेखक कौन होते थे? जो सुशिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते थे त्वारिख के लेखक होते थे। और त्वारिख की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और उसे जो है न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। और ये जो है शासक को ये भी बताते थे कि न्याय संगत शासन करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे शासन किया जाता है। इन सभी चीज़ों का सलाह जो देते थे ये सुल्तान को देते थे त्वारिख के लेखक। कौन होते थे? तो सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी और सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है यहाँ पे। त्वारिख के लेखक के बारे में क्या बताया गया है? तो त्वारिख के लेखक नगरों में रहते थे। इस जो पॉइंट को है सीटेट पूछी भी है, शायद जून में ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। त्वारिख के लेखक जो है कहाँ रहते थे? तो नगरों में रहते थे। त्वारिख के लेखक कहाँ रहते थे? तो नगरों में रहते थे। वह अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे जो है ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखते थे। तो ये लोग जो है सुल्तान से इनाम लेने की आशा में इसके बारे में लिखते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि लोग उनके बखान ही करेंगे, तारीफ के बारे में ये लोग उस राजा का लिखेगा। क्या लिखेगा? तो लेखक जो है नगरों में निवास करते थे और अक्सर जो है ये इनाम पाने की आशा में इसके बारे में लिखते थे। तो राजा का जो गुणगान बखान ही लोग क्या करते थे ताकि राजा खुश होकर इसको इनाम दे। उसके बाद जो है ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग जो सहमत नहीं होते थे, उन लोगों के विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कोई वर्ग ही सहमत होते थे। तो ये लोग क्या कहा करते थे? शासकों का जो जन्म सिद्ध अधिकार है और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह, इस प्रकार के सारे विचार जो है ये लोग सुल्तान को देते थे और इससे कुछ वर्ग जो थे सहमत नहीं होते थे। इसको याद रखना है। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में क्या पढ़ना है? तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो रजिया कौन थी? तो रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और सन जो है 1236 में इन्होंने सुल्तान की इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है 1236 में सिंहासन पर बैठी। 1236 में ही सिंहासन पर बैठी। कौन? तो इल्तुतमिश की बेटी। और इल्तुतमिश किस वंश से था? तो गुलाम वंश से संबंधित है, उसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया उस युग के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने यह स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है। कौन? रजिया सुल्तान सभी भाइयों से जो है अधिक योग्य है और वह सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये जो रजिया थी महिला थी और उस टाइम महिलाओं के लिए उतना अच्छा
सोच नहीं था डेवलप, तो वही मिन्हाज सिराज जो थे इतिहासकार एक थे, इन्होंने तो यह स्वीकार किया कि रजिया जो है सभी अपने भाइयों से योग्य है शासक बनने के लिए, परंतु ये एक महिला थी जिस कारण जो है वो इनको शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। कौन? तो मिन्हाज सिराज। तो आप लोगों को यहाँ से बेसिकली क्या याद रखना है कि वो रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 को बैठी। और रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश कौन थे? तो गुलाम वंश के शासक थे। उसके बाद जो कौन इतिहासकार माने थे कि रजिया सभी भाइयों से सक्षम है गद्दी में बैठने के लिए? तो मिन्हाज सिराज यह स्वीकार किया था, मगर वो भी जो मान्यता नहीं दे पा रहा था एक शासक के रूप में। उसके बाद देखते हैं जन दरबार भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। देखिए जन दरबार के लोग भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो देख सकते हैं कितना भेदभाव उस टाइम रहा था महिलाओं के प्रति, जो सन 1240 में इसको गद्दी से जो बाहर कर दिया गया। और गद्दी पर यह कब बैठी थी? तो बैठी थी 1236 को। 1236 को बैठी और 1240 को इसको गद्दी से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में एक नोट दिया गया है। तो रजिया सुल्तान जो है अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान पहली शासिका थी जो अपने सिक्कों में और अभिलेखों में दर्शाया कि वह क्या है? इल्तुतमिश की बेटी है। इसको याद रखना है। उसके बाद और एक महिला शासिका थी, तो इसका नाम क्या था? रानी रुद्रम्मा देवी। तो रानी रुद्रम्मा देवी के बारे में देखते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। तो रुद्रम्मा देवी कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश जो अभी हम लोग का है वह वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। तो रानी रुद्रम्मा देवी किस वंश थी? तो काकतीय वंश थी। इसको याद रखना है। अभी कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी वंश की रानी रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा की। तो कौन? रानी रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों पे जो अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने जो है पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, क्योंकि उस टाइम जो था महिला के लिए भेदभाव बहुत था। तो ये सोची कि मैं भ्रम पैदा कर देती हूँ और अधिक दिन तक शासन करूँगी। तो इसको याद रखना है कि रानी रुद्रम्मा देवी ही जी थी, वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी थी। और इसने जो है अपने अभिलेखों में पुरुष जैसा अपने आप को लिखवाया, दर्शाया और इस पुरुष अपने को पुरुष होने की जो भ्रम पैदा की समाज में। इसको याद रखना है। और एक जो शासिका थी रानी दिद्धा। रानी दिद्धा कौन थी? कश्मीर की शासिका थी। रानी दिद्धा कहाँ की थी? तो कश्मीर की शासिका रानी दिद्धा थी। इनका नाम जो था दीदी था। इनका नाम क्या था? दीदी। दीदी मतलब क्या होता है? बड़ी बहन से निकलता है। इसका नाम दिद्धा का नाम क्या था? दीदी। प्रजा ने अपनी रानी को यह जो रानी दिद्धा का जो स्नेह भरा संबोधन दिया था। रानी दीदी को जो है रानी दिद्धा का उपाधि उसके जो है प्रजाजन जो ही दिए थे अपने रानी को जो स्नेह भरा संबोधन के लिए ही दिया था। इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है इसको किसने बनवाया? तो 3 सुल्तानों ने मिलकर कुतुब मीनार को बनवाया। तो कौन कौन थे? एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये जो कुतुब मीनार का नींव रखा था, और उसका दामाद जो है इल्तुतमिश इसके अधूरे काम को पूरा किया और पूरी तरह से जो बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम क्या है? तो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है कब गद्दी में बैठी थी? तो गद्दी में वो बैठी थी 1236 में। और कब इसको गद्दी से हटा दिया गया? तो 1240 में इसको गद्दी से हटा दिया गया। इसको याद रखना है। और किस इतिहासकार ने जो है यह स्वीकार किया था कि रजिया जो है सभी भाइयों से योग्य शासिका है, परंतु वह उसको मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि वह एक महिला थी। तो वो कौन था? मिन्हाज सिराज इसका नाम था। यह एक इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज। तो इसको याद रखना है। और सिंहासन से कब हटाया गया? तो 1240। बैठाया कब गया? तो 1236 को। इन सब चीज़ों को याद रखना है। और रजिया सुल्तान पहली शासिका थी जो अपने अभिलेखों में और सिक्कों में यह दर्शाया कि वह इल्तुतमिश की क्या बेटी थी। तो इसको याद रखना है। तो इस चैप्टर में यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। एग्ज़ाम का जो डेट दे दिया गया है 15 दिसंबर। इसको इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा SST का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री, क्लास 7th की है और चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। मुगल, लाल किला इसका निवास स्थान था। मुगलों का जो निवास स्थान था वो क्या था? तो लाल किला मुगलों का निवास स्थान था। और मुगल का जो था 2 वंश जो महान वंशों के रूप में उल्लेख हुआ है, तो 2 वंशों का। तो वह 2 वंश क्या है? तो पहला है मंगोल और दूसरा है तैमूर। मंगोल किसको कहा जाता था? ये दोनों जो विभाजन किया गया मुगलों का, तो माता और पिता के रूप में किया गया। मंगोल जो है माता की ओर से चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे उसको क्या कहा जाता था? मंगोल कहा जाता था। और तैमूर किसको कहा जाता था? पिता की ओर से
जो मुगल वंश के शासक थे वो पिता की ओर से क्या कहलाते थे? तैमूर। ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक जो है तैमूर के वंशज थे। ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के शासक हैं वो तैमूर वंशज के थे। तो इसको याद रखना है कि मंगोल जो मुगल वंश के शासक कहलाते थे वो माता की ओर से कहलाते थे और तैमूर जो है वो पिता की ओर से कहलाते थे। इस पॉइंट को याद रखना है। तो इसमें क्या याद रखना है कि मुगल का निवास स्थान कहाँ है? तो लाल किला में। इसको याद रखना है। और जो दो महान वंशज में ये विभाजित थे, एक है मंगोल, दूसरा है तैमूर। मंगोल कौन है? तो माता की ओर से जो चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे वो क्या है? मंगोल है। और तैमूर जो पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर के वंशज थे। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। मुगल मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल जो है खुद को मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थे। इसलिए जो ये लोग अब खुद को मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करते थे। तो याद रखना है कि मुगल वंश के शासक खुद को क्या बुलवाना पसंद नहीं करते थे? तो मंगोल, माता की ओर से जो मंगोल था। क्यों? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। उसके बाद पढ़ते हैं तैमूर। तैमूर ये लोग जो है कहलवाना पसंद करते थे। तैमूर ये लोग कहलवाना खुद को पसंद करते थे। कौन? तो मुगल वंशज के शासक। क्योंकि इनके महान पूर्वज ने 1396 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये खुद को जो है तैमूर बुलवाना पसंद करते थे और मंगोल बुलवाना पसंद नहीं करता। बस यही बात आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है मुगल शासकों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मुगल शासक जो थे वो कौन थे? तो बाबर। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 तक। यह डेट मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में डेट भी दर्शाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी मिलान वाले प्रश्न अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बाबर का शासनकाल क्या था? 1526 से 1530। और इन्होंने जो है 1494 पर फरगाना राज्य का उत्तराधिकार बना था। ये जो है 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार जो है प्राप्त किया था। तो इस समय इसका उम्र कितना था? तो ओनली ये जो थे 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी पद को संभाला। उसके बाद है 1504 में काबुल पर कब्जा किया। कब ये जो है उत्तराधिकार का पद जो उत्तराधिकार बने? तो 1494 पर। और 1504 में इन्होंने जो है काबुल पर कब्जा कर लिया। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद करना है, रट लीजिएगा या फिर वीडियो को 2 बार देखिएगा तो सुन के याद हो जाएगा। उसके बाद जो बताया गया है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसको याद रखना है, कुछ याद रखिए या ना रखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1526 में जो है दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली एवं आगरा पे जो है कब्जा कर लिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद बाबर ने ही जो है तोप और गोलीबारी का पहली बार प्रयोग जो है इस लड़ाई में किया। कौन लड़ाई में? तो पानीपत का लड़ाई में इस्तेमाल किया बाबर ने। तो पहले जो तोप और गोलीबारी का यूज किसने प्रारंभ किया? तो उसका नाम है बाबर। आप लोगों को ये जो पॉइंट याद रखना है कि तोप और गोलीबारी का पहली बार उपयोग लड़ाई में किसने किया? तो बाबर ने किया, जो मुगल वंश से है और जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक है। ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं करते थे ये लोग, सहदायद करते थे। मतलब क्या होता है सहदायद का? उत्तराधिकारी का परंपरा नहीं था। सहायद मतलब होता है जहाँ उत्तराधिकारी का विभाजन जो है समस्त पुत्रों के बीच दिया जाता है। इसमें यह नहीं होता है कि ये बड़ा बेटा है या फिर ये अच्छा काम किया या पसंदीदा पुत्र है तो उसको अधिकार दिया नहीं जाता था। इसमें क्या होता था कि बराबर भागों में विभाजित किया जाता था। जो शासन जो हो करता था उत्तराधिकारी का जो विभाजन होता था बराबर पुत्रों के बीच किया जाता था। इसको याद रखना है। सहदायद का यही मतलब होता है कि बराबर जो है विभाजन करना। उत्तराधिकारी का विभाजन जो है समस्त पुत्रों में बराबर का करना। यहाँ पे वो नहीं था कि उत्तराधिकारी का परंपरा नहीं था। इसको बस याद रखना। सहायता मतलब क्या होता है कि उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच किया जाता था बराबर का। इस चीज़ को याद रखना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया जहांगीर की माँ के बारे में। तो जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी। कछुआ की राजकुमारी कौन थी? जहांगीर की माँ। और ये जो थी जयपुर के राजा की पुत्री थी। शाहजहाँ के माँ राठौर राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ जो थी राठौर की राजकुमारी थी और जोधपुर के राजा की पुत्री थी। इसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। और ये कौन थे? तो अकबर के ये जो थे दरबारी कवि थे। इस लाइन को याद रखना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल महोदय ने। और ये क्या थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुगल के जो है शासकों के कर्म को देखते हैं कि किसके बाद किसने शासन किया। मुगल शासकों का कर्म। तो मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही जो चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मुगल शासकों का कर्म।
पहले है तो बाबर, उसके बाद कौन है हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। इसको याद रखना है इसके क्रम को कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका जो क्रम है क्रम में ही याद रखिएगा ताकि चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज आप लोगों को याद हो जाए। बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तुर्की मुस्लिम बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया। तो मुगल राजवंशों को किसने स्थापित किया? तो बाबर ने। इसने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को ही हराकर मुगल वंश का स्थापना किया। तो किसने? बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया। किसको हराया? तो इब्राहिम शाह लोदी को हराया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का शासनकाल तो मैं बहुत बार बता दी, 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल। तो बाबर के बारे में क्या बताया गया है? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया और दिल्ली एवं आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में, और इसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो बाबर ने हराया। इब्राहिम लोदी के शासक कौन थे? अफगान समर्थक भी थे, जिसको मुगल बादशाह जो है अकबर ने हरा दिया और मुगल वंश का जो निर्माण किया, मुगल नियंत्रण स्थापित किया। फिर देखते हैं इसके बाद हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है? 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासनकाल है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1530 से 1540 तक। फिर हम लोग देखते हैं पिता के वसीयत में एक प्रांत मिला। हुमायूं को जो है बाबर के वसीयत में जो है एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1540 में चौसा और 1540 में कन्नौज में पराजय किया और जो 1555 में दिल्ली को पुनः कब्जा कर लिया गया। तो इस बात को याद रखना है कि शेर खान जो है हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में क्या किया? पराजय किया। और फिर जो इसके बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इस चीज़ को याद रखना है। फिर अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। तो ये जो थे मात्र 13 वर्ष के थे जब ये जो है अकबर सम्राट बने थे। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हम लोग को क्या याद रखना है? 1585 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार कब से कब तक अकबर ने किया? तो 1585 से 1605 तक। ये सब चीज़ें मैं क्यों लिखी हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब जो है डेट दिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए डेट भी। मिलान चिन्ह के रूप में जब प्रश्न पूछा जाता है तो डेट भी पूछ लिया जाता है कि किसका कब तक शासनकाल था। तो अकबर ने अपना साम्राज्य का विस्तार कब किया? 1585 से 1605 के मध्य। उसके बाद देखते हैं 1556 से 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाया और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो 1556 से 70 के मध्य में मालवा और गोंडवाना में जो है सैन्य अभियान चलाया गया और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। फिर उसके बाद देखते हैं 1570 से 85 के मध्य सैनिक अभियान किया गया, जिसमें गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया गया था। इस चीज़ को याद रखना है। फिर हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर का काल कब से कब तक है? 1605 से 1627 के बीच। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर जो है अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। तो मुगलों की सेवा किसने स्वीकार की थी? तो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। उसके बाद है इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया गया जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। इस चीज़ को याद रखना है। फिर अब लोग हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहाँ का जो है शासनकाल कब से कब तक है? 1627 से 1658 तक। दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तो दक्कन में जो सैन्य अभियान हुआ और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाए गए जिसमें बुंदेलों की हार हो गई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। कब्जा करने के बाद जो अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। फिर अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1658 से 1707 तक। उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। उत्तर पूर्व में जो अहमों की पराजय हुई और मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। इसका कारण उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। इस चीज़ को याद रखना है।
फिर हम लोग देखते हैं जब्त और जमींदार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। जब्त क्या और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज थी। तो मुगलों का आमदनी का जो प्रमुख साधन क्या था, तो किसानों की उपज थी। उपज से जो मिलने वाला राजस्व था, उपज से जो होता था मिलने वाला कर होता था, वही जो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन था, किसानों की उपज से मिलने वाला कर या राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व देते थे। तो किसके माध्यम से राजस्व लेते थे, तो अधिकतर स्थानों पर किसान जो है ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, समस्त माध्यस्थों के लिए क्या है कि चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, वही लोग जो है कर या टैक्स वसूलते थे। इसको याद रखना है। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल जो है एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री जो थे टोडरमल, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल, इसको याद रखना, ने 10 साल मतलब 1570 से 1580 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि पर सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो किसने किया, तो टोडरमल। और टोडरमल कौन था, तो अकबर का राजस्व मंत्री था, जो 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार और कीमतों एवं कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक क्या किया, सर्वेक्षण किया। उसके बाद सर्वेक्षण में जो आंकड़ा निकला, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। इन आंकड़ों के आधार पर जो प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, टैक्स या राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग जो है सूची बनाई गई। इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, तो जब्त कहा जाता है। तो जब्त क्या है, तो प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर जो थी अलग अलग सूची बनाई गई दर की, और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो जब्त कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये सारे जो पॉइंट्स है चैप्टर 4 हिस्ट्री क्लास 7 की थी, जिसका नाम है चैप्टर का मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट सीटेड अपने एग्जाम में पूछ लेती है। तो चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, हो सके तो अपने फेयर कॉपी में उतार लीजिए, और नहीं अगर समय मिल पा रहा है उतना तो वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, चीज़ों जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे, तो इस चैप्टर से हम लोग सीखे जो नया चीज़ सीखे, तो वो क्या है, सहदायत। सहदायत क्या है, तो इस पॉइंट को याद रखना है कि जहाँ जो है उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था, वही है सहायद प्रथा। मतलब ये नहीं होता था कि ये बड़ा बेटा है तो इसको जो है उत्तराधिकारी का पोस्ट मिलेगा, या फिर ये मेरा फेवरेट पुत्र है तो इसको मिलेगा, ये सब प्रथा नहीं था। यहाँ पे क्या था कि समस्त पुत्रों के बीच जो है बराबर विभाजन कर दिया जाता था। इस चीज़ को याद रखना है। और फिर हम लोग इसमें क्या देखे, मंगोल और तैमूर के बारे में। मंगोल क्या होता था, तो माता की ओर से जो चंगेज खा जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, तो माता की ओर से मुगल क्या कहलाते थे, तो मंगोल कहलाते थे, और पिता की ओर से क्या कहलाते थे, तो तैमूर कहलाते थे। इस चीज़ को याद रखना है। और मुगल जो है क्या बुलवाना पसंद नहीं करते थे, तो मंगोल बुलवाना ये लोग जो है पसंद नहीं करते थे, और तैमूर बुलवाना ये लोग पसंद करते थे। इन चीज़ को याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना कि तोप और गोलीबारी का जो है पहली बार प्रयोग कौन किया स्टार्ट, तो बाबर। कौन किया स्टार्ट, तो बाबर किया स्टार्ट। और बाबर का शासनकाल याद रखना है 1526 से 1530 में हुआ। और जो है इसमें क्या याद रखना है, ये जो है लड़ाई में तोप और गोलीबार का पहली बार तो प्रयोग किया ही, और ये जो है ज्येष्ठाधिकार, इस वंश के लोग जो है ज्येष्ठाधिकार पे विश्वास नहीं करते थे। किसमें विश्वास रखते थे, तो सहायक पद पे विश्वास रखते थे। इन सब चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। चैप्टर नंबर है 5 हिस्ट्री क्लास 7 की है, और चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी है, जिसका चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये चैप्टर जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है, तो आप लोग बुक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बुक में जो चैप्टर वाइज दिया गया है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बहुत कम ही पॉइंट्स नोट की हूँ, क्योंकि ये जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है, तो आप लोग थोड़ा जो है चैप्टर बुक से पढ़ लीजिएगा। खाना बदोश, खाना बदोश शब्द जब हम लोग सुनते हैं तो क्या मन में आता है, तो खाना बदोश जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ हैं। तो जनजातियाँ जो है एक जगह से दूसरे जगह जो घूम करके अपना जो है निवास स्थान बदलते रहती है, अपना व्यवसाय बदलते रहती है, शिकार करती है, कुछ भी करके जो अपना गुजर बसर करती है, उन सब जनजाति को क्या कहा जाता है, तो खाना बदोश जनजाति। बेसिकली इसमें क्या याद रखना है कि खाना बदोश क्या है, तो खाना बदोश एक जनजाति है, और ये जनजातियाँ जो है
एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ है, कि एक जगह ये लोग निवास करके नहीं रहती, एक जगह बसा हुआ नहीं रहती है। ये लोग जो है कभी एक जगह है तो कभी दूसरी जगह है, इस तरह से अपना जो है जगह स्थानांतरित करते रहती है। तो इसी को कहा जाता है खानाबदोश जनजातियाँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसकी संस्कृति अलहदा थी। इसकी जो संस्कृति थी, तो इसकी संस्कृति को क्या कहा जाता था? अलहदा कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि खानाबदोश जनजाति जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ थी, और इनकी जो संस्कृति थी वो थी अलहदा। तो इस पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि अलहदा संस्कृति से कौन संबंधित है? तो खानाबदोश जनजातियाँ, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ हैं। खोखर, खोखर भी एक जनजाति है जो पंजाब की जनजाति है। पंजाब क्षेत्र में जो जनजातियाँ निवास करती थी उसको क्या कहा जाता है? खोखर। तो खोखर जनजातियाँ कहाँ मिलती है? तो पंजाब राज्य में मिलती है खोखर जनजातियाँ। और खानाबदोश से क्या तात्पर्य है? तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियाँ खानाबदोश जनजाति कहलाती है। और खानाबदोश जनजातियों की जो संस्कृति थी उसको क्या कहा गया है? तो अलहदा। और खोखर जनजाति जो है पंजाब क्षेत्र में मिलती है। इस पॉइंट को याद रखना है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं, गोंड जनजाति के बारे में। तो क्या बताया गया है एनसीईआरटी में गोंड जनजाति के बारे में? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। ये जो गोंड जनजातियों का निवास स्थान है तो कहाँ है? तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में ये लोग रहते हैं, गोंड जनजाति के लोग। ये लोग जो है स्थानांतरित कृषि जगह बदल बदल कर करते हैं। ये लोग क्या कौन सी कृषि करते हैं? तो स्थानांतरित कृषि करते हैं। कौन? तो गोंड जनजाति। और ये लोग कहाँ निवास करते हैं? तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में ये लोग रहते हैं, गोंड जनजातियाँ। इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं अहोम जनजाति के बारे में। तो क्या बताया गया है एनसीईआरटी में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अहोम जनजाति के बारे में। तो अहोम जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? तो म्यांमार से संबंधित है। ये लोग जो है म्यांमार जो है वहाँ निवास करती है अहोम जनजातियाँ। 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हैं। 13वीं सदी से जो है लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हुए हैं। कौन? अहोम जनजातियाँ। कहाँ पाई जाती है? तो मिलती है लोग म्यांमार में। बेगार पर निर्भर था। ये लोग जो थे बेगार पर निर्भर थे। राज्य में जबरन काम लेना पाइक कहलाता था। उसके राज्य में जो इन जनजातियों से जबरन काम लिया जाता था उसको क्या कहा गया? तो पाइक कहा गया। इस पॉइंट को याद रखना है कि किस जो है जनजातियों से जबरन काम लिया जाता था, और वो जबरन काम क्या कहलाता था? तो पाइक कहलाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। खेल का अर्थ क्या है? तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज जो था कुलों में विभाजित था, बहुत सारे कुल थे और उसी में अहोम जनजाति विभाजित थे। और इन जो कुलों को क्या कहा जाता है? तो खेल कहा जाता है। तो खेल याद रखिए क्या है? तो अहोम समाज कुलों में विभाजित है, इसी को खेल कहा जाता है। फिर देखते हैं हम लोग खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग पेडागोगी वाले प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो ये सब जो पॉइंट्स है काम देगा। खानाबदोश और घुमंतू लोग कहाँ रहते थे? तो खानाबदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खानाबदोश जो थे चारवाहे अपने जानवरों के साथ जो है दूर दूर तक घूमते थे। एक जगह लोग नहीं रहते थे, दूर दूर तक लोग घुमा करते थे। कौन? खानाबदोश जनजाति, खानाबदोश चरवाहे। उसके बाद बताया गया उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। उनका जीवन किस पे निर्भर था? तो दूध पे था और अन्य पशुचारी पर निर्भर था, खानाबदोश और घुमंतू लोगों का। फिर बताया गया है वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन तथा घी इत्यादि का विनिमय करते थे। ये लोग क्या करते थे? खेतीहर गृहस्थों से क्या? अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का जो है विनिमय करते थे। इसको याद रखना है। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन तथा घी इत्यादि का विनिमय करते थे। इन सब चीज़ों का याद रखना है। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। तो कुछ खानाबदोश जो थे अपने जानवरों पर क्या? सामानों की ढुलाई, मतलब सामान भी ढोते थे कुछ जानवरों पे। तो कौन? खानाबदोश जनजातियाँ। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगी और आप लोगों को हेल्प होगी अगर मेरे वीडियो से, तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। और थोड़ा मेरे वीडियो को ना आप लोग शेयर किया कीजिए। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।